हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी जीव प्रक्रम चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव प्रक्रम को ही हम पहले समझते हैं। जीव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों का अनुरक्षण का कार्य करते हैं एवं जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, जीव प्रक्रम कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पोषण, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पाचन, भोज्य पदार्थ को सरल टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। श्वसन, ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। फिर आता है परिवहन। परिवहन आवश्यक पदार्थों O2 को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का प्रक्रम परिवहन कहलाता है। उत्सर्जन, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर करने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कह देते हैं। और पोषण, पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण होता है और एक विषमपोषी पोषण होते हैं। मतलब जीव के अंदर दो प्रकार के पोषण होते हैं। एक स्वपोषी, ऐसे जीव जो जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, रसायन संश्लेषित जीवाणु, नील हरित शैवाल। और इनको हम लोग एक और नाम से कह देते हैं उत्पादक। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, जो उत्पन्न करता है उसी को उत्पादक कह देते हैं। फिर दूसरा आता है विषमपोषी पोषण, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना लेते उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, अमीबा, हिरण। और इनको हम लोग उपभोक्ता कह देते हैं। अर्थात मतलब उपभोक्ता मतलब होता है कि वो जो ग्रहण करे, जो चीज़ों को ग्रहण करता है उसे उपभोक्ता कह देते हैं। जो चीज़ों को बनाता है उसे उत्पादक कह देते हैं और जो उसे ग्रहण करता है उसे उपभोक्ता कह देते हैं। अब आइए हम लोग ये पढ़ते हैं, मतलब स्वपोषी जीव कैसे अपना पोषण बनाते हैं, मतलब अपना भोजन बनाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को बनाता है। कैसे बनाता है, ये जमीन से क्या लेता है, जल को लेता है और फिर वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करता है। फिर इसके पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और फिर ये धूप सूर्य से सूर्य प्रकाश को ग्रहण करता है और जिसके मदद से ये अपने भोजन बनाता है। और फिर इसका भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है और जल होता है। ग्लूकोज बनाता है, किसके मदद से बनाता है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। और फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जल रहता है। और फिर क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन निर्माण करता है। क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, तो जल के अणु ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, तब हमें ऑक्सीजन मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो हाँ, जल के अणु के विघटन से। तो निर्मित भोज्य पदार्थ क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। जो संचित भोज्य पदार्थ रहता है वो स्टार्च रहता है। मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो ग्लूकोज। और सह उत्पाद क्या बनता है, तो ऑक्सीजन और जल। मुख्य उत्पाद मतलब अर्थात जो कि पौधे खुद ग्रहण करते हैं ग्लूकोज को, और सह उत्पाद ऑक्सीजन और जल जो कि अवशोषण मतलब पदार्थ रहता है। ऑक्सीजन को वो पत्तियों द्वारा निकाल देते हैं और जल को भी पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से निकाल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश ग्रहण करो, जल के अणु का विघटन हो गया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। अपचयन मतलब O2 का जुड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का ह्रास। हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास।
सूर्य ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रक्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। एक और होती है रसायन संश्लेषी सोपोषी जीवाणु। ऐसे रसायन संश्लेषण के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। सोपोषी पोषक की वह प्रक्रिया जिसमें जीव सूर्य प्रकाश के बिना रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में ही अपना भोजन बना लेते हैं। एक बार फिर से, सोपोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव सूर्य प्रकाश के बिना रासायनिक पदार्थों के उपस्थिति में ही अपना भोजन बना लेते हैं। उदाहरण नाइट्रोसोमोनास, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषी सोपोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाता है। उदाहरण हरे पौधे, नील हरित शैवाल। और फिर यहाँ पे रसायन संश्लेषण सोपोषी में क्या होता है, इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं? उदाहरण आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फर, मतलब ये रसायन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड से ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इनका सह उत्पाद क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। रसायन संश्लेषण प्रक्रिया इसे कहते हैं, ये दिन और रात दोनों समय पर हो सकती है। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें सूर्य प्रकाश की जरूरत है, तो सूर्य प्रकाश हमें दिन में ही मिलता है, इसलिए ये दिन में ही केवल होगी। कब होगी? ये दिन में ही केवल होगी। लेकिन ये रसायन संश्लेषी सोपोषी जीवाणु चाहे जब अपना भोजन बना सकते हैं, और ये ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करते। तब किसका निर्माण करते हैं? सल्फर का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषी सोपोषी में और रसायन संश्लेषी सोपोषी में अंतर क्या होता है? ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें किसकी उपस्थिति होती है? इसमें प्रकाश की उपस्थिति होती है प्रकाश संश्लेषी सोपोषी में, लेकिन रसायन संश्लेषी सोपोषी में प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। इसमें किसकी मदद लेते हैं? क्लोरोफिल ऑक्साइड की मदद लेता है ये, लेकिन ये किसी की मदद नहीं लेता है। और ये दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन रसायन संश्लेषण दिन और रात का चाहे जब हो सकता है। इसमें सह उत्पाद ऑक्सीजन और जल बनता है, इसमें सह उत्पाद सल्फर बनता है। और फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं विषमपोषी जीव। परजीवी पोषण जीव विषमपोषी पोषण के 3 भाग हो जाते हैं: परजीवी पोषण, मित्रपोषी पोषण और प्राणी संपोषण। सबसे पहले हम लोग परजीवी पोषण पढ़ते हैं। जीव जो कि दूसरे शरीर में रहे एवं उससे पोषण प्राप्त करे, मारे बिना पोषण प्राप्त करे। जैसे जू जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं अक्सर, किलनी, अमरबेल, फीता, कीम। और फिर ये मृतपोषी पोषण, जीव सड़ी गली मृत जीवों से अपना पोषण ले, भोज पदार्थ का शरीर से बाहर पाचन करे। उदाहरण फफूंद, ईस्ट, मशरूम। प्राणी संपोषण, भोज पदार्थ को तरल एवं ठोस रूप से ग्रहण करते हैं एवं शरीर के अंदर पाचन करते हैं, जैसे अमीबा। और फिर इसमें 3 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, हिरण जो कि केवल हरे घास भूसा को, ऐसे जीव जो केवल घास भूसा को खाते हैं को शाकाहारी कह देते हैं। मांसाहारी, ऐसे जानवर जो केवल मांस को खाते हैं, जैसे शेर और बाघ, चीता, ये सब। और फिर सर्वाहारी जो सब खाते हैं, जैसे मनुष्य, कॉकरोच। रंध्र मतलब रंध्र को इंग्लिश में हम लोग स्टोमटा कह देते हैं, जो कि पेड़ की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं को रंध्र कह देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। और फिर पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं को रंध्र कह देते हैं। यही मैंने बताया। इनका कार्य क्या होता है? गैस का आदान प्रदान करना, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ देना। और जो पौधे में अतिरिक्त जल होते हैं उनका वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर करना। अतिरिक्त जल को बाहर निकालने से क्या लाभ होता है? ताप नियंत्रण करते हैं और ताप भी नियंत्रण करते हैं, अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं और ताप नियंत्रण करते हैं। पौधे के वायवीय भाग के द्वारा जल का जल वाष्प के रूप में हान हो जाता है। रंध्रों का खुलना और बंद करना किस पर कौन नियंत्रण करता है? द्वार कोशिका किसकी सहायता लेती है? जल की। जब जल द्वार कोशिका के अंदर जाता है तो द्वार कोशिका फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है। जैसे पानी द्वार कोशिका से बाहर आता है, रंध्र छिद्र बंद हो जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है।
और फिर मंद परीक्षण, किसी भी पौधे में यह पता लगाना कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, मंद परीक्षण कहलाता है। जैसे आप 2 पत्ते को ले लें, कि आप किसी भी पौधे के एक पत्ती पर आयोडीन डालें, तो अगर उसमें क्लोरोफिल होगा, प्रकाश संश्लेषण हो रहा होगा, तो आयोडीन प्लस स्टार्च गहरा रंग। बेल जार प्रयोग, 2 पौधों को जार से ढक के पता लगाने के लिए कि उसे कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर देता है। तो एक पौधे के जार में हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भर दें, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला पौधे की पत्ती पर स्टार्च टेस्ट करें, कोई रंग नहीं आया, अर्थात वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाले पौधे की पत्ती पर स्टार्च टेस्ट करने पर गहरा रंग आया, अर्थात स्टार्च उपस्थित है। एक कोशिकीय जीवों में पोषण विधि, तो जिसे अमीबा के अंदर ऐसे होता है, उसका कोई भी आकार नहीं होता, चाहे जिस तरह आप बना सकते हैं, उसके बीच में केंद्रक उपस्थित होता है। अमीबा ऐसे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए कूटपात और या पदार्थ का निर्माण करता है। इसके अंदर अंतर्गहर होता है, फिर वो भोजन को ग्रहण कर लेता है और अंतःपाचन करता है। पेरामीजियम के अंदर ऐसे जैसे छोटे छोटे बाल टाइप के पाए जाते हैं, जिसे सीलिया कहते हैं, इससे ये अपने भोजन को ग्रहण करता है, पश्चाप या सीलिया कह देते हैं। अब पाचन, जटिल पोषक पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। भोजन 3 प्रकार के मतलब 5 चीज़ों में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट, छोटे छोटे कण जिन्हें सैकराइड कहते हैं, कई सारे सैकराइड जुड़ते हैं जिन्हें बहुलक जटिल पदार्थ कहते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, वसा अम्ल वसीय अम्ल से मिलकर बना होता है, विटामिन और खनिज, ये सब तो ऊर्जा हमें देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लेकिन विटामिन और खनिज हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। ये शरीर के अनुरक्षण का काम करते हैं और ये ऊर्जा नहीं देते हैं। और फिर पाचन तंत्र पाचन अंग और पाचन ग्रंथि के बारे में से मिलकर बना है, जिसे मैंने पहले से ही अपने चैनल पर पढ़ाया है, आयुषी शुक्ला ड्राइंग, आप जाके वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक को मैंने वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया है। फिर आ गया श्वसन। ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। O2 को लाकर दो, तब ऊर्जा साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को निर्माण करूँगा। एक कोशिकीय जीव डायरेक्ट श्वसन कर लेता है, मतलब वो वायुमंडल से डायरेक्ट ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव एक विशेष अंग द्वारा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। क्योंकि एक कोशिकीय जीव का पूरा सतह पर्यावरण के संपर्क में रहता है, लेकिन बहुकोशिकीयों की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती, इसलिए विशिष्ट अंग द्वारा की ज़रूरत होती है उसे श्वसन के लिए। अब श्वसन तंत्र की बात आए तो वो भी मैंने अपने चैनल पे डायग्राम सहित एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आया ऊर्जा मुद्रा। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। इसका निर्माण एडीपी तथा कार्बनिक फास्फेट से किया जाता है। इसका उपयोग पेशीय के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण, एटीपी की अणु से 30.1 एटीपी के अणु से 30.5 के जूल मोल ऊर्जा उत्पन्न होती है। पौधे में गैसीय आदान प्रदान, जड़ा, तना, पत्ती के द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। श्वास का लेना मतलब अंतः श्वसन और श्वास का छोड़ना निःश्वसन। इस दोनों प्रक्रिया में श्वासोच्छ्वास कहते हैं। डायाफ्राम गुंबदनुमा होता है गैसीय आदान प्रदान कुपिका में। ये सब मैंने पढ़ाया है अपने चैनल पे। और फिर आता है हृदय का भी मैंने डायग्राम मनुष्य का हृदय बताया। ऐसा डायग्राम एग्जाम में बिल्कुल ना बनाना, मैं अपने चैनल पे बताई हूँ वैसा बनाना, और ये मैं केवल समझने के लिए यहाँ पे बना के रखी हूँ। हृदय, सबसे पहले हम लोग ऐसे मतलब मछली के हृदय के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही उस एकल परिसंचरण होता है, उसके अंदर एक नीले होता है, एक
अलिंद होता है। तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त सबसे पहले अलिंद में जाता है, फिर नीले में जाता है, फिर फेफड़े से शुद्ध होके आता है और मतलब फिर से शुद्ध होके आता है, फिर मछली के शरीर में चला जाता है। इसे एकल परिसंचर कहते हैं। और उभयचर ऐसे जानवर जिनका जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, जैसे मेढक, सांप। इसके 3 कक्ष वाले होते हैं। क्या होते हैं? हृदय, दयालिंद, बायालिंद और नीले। दयालिंद, बायालिंद, नीले। इसमें अपूर्ण दोहरा परिसंचर होता है। जैसे अशुद्ध रक्त दयालिंद में जाता है, फिर दाया नीले में जाता है, फिर फेफड़े में जाता है और फिर यहाँ पे शुद्ध होके फिर यही बायालिंद में आता है, फिर नीले में आके शरीर में जाता है। तो ये मिश्रित रक्त यहाँ पे हो जाता है, अशुद्ध रक्त ही हो जाता है। अब स्तनधारी, जैसे मानव और मगरमच्छ में कैसे होता है, तो इनके अंदर 4 कक्ष वाले हृदय पाए जाते हैं। 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। दयालिंद, बायालिंद, दाया नीले, बाया नीले। 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त दायालिंद में जाता है, फिर दाया नीले में जाता है, फिर फेफड़े में जाता है, वहाँ से शुद्ध होकर आता है, फिर ये बायालिंद में आता है, फिर बाया नीले, और बाया नीले द्वारा शरीर में शुद्ध रक्त पहुँचा देता है। इसे दोहरा परिसंचर कहते हैं, क्योंकि 2 बार रक्त आया गया ना। मैंने बताया कि अशुद्ध रक्त महाशिरा, सबसे मोटा शिरा, सबसे बड़ा शिरा मनुष्य के अंदर पाया जाता है, उससे रक्त आता है, फिर दायालिंद में जाता है, फिर दायालिंद में द्विवल्नी कपाट पाया जाता है, उसके द्वारा दाया नीले में जाता है, फिर दाया नीले से ये फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से एक नली जाती है जिसको फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी कह देते हैं। फिर यहाँ पे जाता है और यहाँ पे रास्ते में अर्धचंद्राकार कपाट पड़ता है, और फिर यहाँ फेफड़ों में जाके ये शुद्ध रक्त आता है, फिर ये फुफ्फुस शिरा द्वारा बायालिंद में आता है। यहाँ पे त्रिवल्नी कपाट पाया जाता है, जिसके द्वारा ये बाय नीले में आ जाता है, और फिर ये इसी से ये शरीर में चला जाता है महाधमनी के थ्रू। और हम मनुष्य के अंदर दोहरा परिसंचर होता है। एक ही धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, पल्मोनरी धमनी, और एक ही शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, पल्मोनरी शिरा। दायालिंद से खून कहाँ जाता है? दाएं नीले में, फिर फेफड़े में जाता है, शुद्ध होकर आता है, फिर बायालिंद में, फिर बाया नीले में, फिर शरीर में। ऐसा रास्ता होता है। समान दिल, मतलब जब दिल ऐसे समान रहता है तो इसे शिथिलन कहते हैं, और जब ऐसे होता है तो इसे संकुचन कहते हैं। ऐसे तो शिथिलन और ऐसे तो संकुचन। और 1 मिनट में कितने बार पंप करता है? 72 बार पंप करता है। और ब्लड प्रेशर, मतलब रक्त दाब 120/80 होता है। जैसे नीले संकुचन, मतलब ऐसे होता है तो फिर 120, और ऐसे शिथिलन तो 80 रक्त दाब होता है। और रक्त दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो स्फेग्नोमीटर। इसका मापने का इकाई क्या होता है? mm/Hg। दिल धड़कन कैसे होता है? लव-डब। और फिर यहाँ पे आ गया उत्सर्जन तंत्र। धन्यवाद। अब इससे आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।